नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं, वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर का राउंड अप। और शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह 4 बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में विश्व हिंदू परिषद सख्त है। एफआईआर दर्ज करने की मांग हुई है और एनडीटीवी से विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस चले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और रोज इस केस की सुनवाई हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो विहिप ने यह मांग की है विश्व हिंदू परिषद ने। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में विश्व हिंदू परिषद सख्ती दिखा रहा है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सुनिए जरा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। अब इस विवाद में विश्व हिंदू परिषद की भी एंट्री हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने चोरी के मामले में जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने 4 मांगे सामने रखी। कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज हो, जांच में तेजी लाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, दोषियों को कड़ी सजा मिले। किसी को कीचड़ नहीं उछालना, किसी का बचाव नहीं करना, निष्पक्ष जांच होना। एनडीटीवी से बात करते हुए वीएचपी प्रमुख ने चंपत राय को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बचाने का कोई प्रश्न नहीं है। हम इस बात को स्पष्ट रूप से आपके सामने कह रहे हैं। चंपत जी पर आरोप है तो उसकी भी जांच करो। वीएचपी का संदेश साफ है, आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मामले में कानून का शिकंजा कसना तय है, चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। इस विवाद के चलते वीएचपी ने 25 से 29 जून को अयोध्या में प्रस्तावित अहम बैठक को भी टाल दिया है, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी। इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अयोध्या दौरा भी विवादों में घिर गया है। वहां के साधु संतों ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद केजरीवाल का अयोध्या दौरा भी मुश्किलों से घिर गया है। राम मंदिर में दर्शन के लिए केजरीवाल आने वाले हैं, लेकिन अयोध्या के संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साधु संतों का आरोप है कि केजरीवाल ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था, साथ ही मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनवाने की वकालत की थी। राम मंदिर सबका है, सब लोग आए, लेकिन राम मंदिर के बहाने जो है यहाँ गंदी राजनीति करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग नजर रखेंगे। अयोध्या में सनातन रक्षा संघ ने केजरीवाल के दौरे के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन सौंपा और उन्हें चुनावी सनातनी भी करार दिया। जो राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल और स्कूल की बात कर रहे थे, आज उनके अंदर सनातन प्रेम क्यों आ गया है? चुनावी सनातनियों को अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर में चढ़ावा विवाद के बीच केजरीवाल के दौरे को लेकर भी जंग छिड़ चुकी है। सबकी नजरें अब इस दौरे पर लगी हुई हैं। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया है। कह रहे हैं एसआईटी बनाकर धोखा दिया जा रहा है, पूरे विवाद में लीपापोती हो रही है। एसआईटी का काम सिर्फ बड़े लोगों को बचाना है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो पहले मंदिर को लेकर अस्पताल और वगैरह कहा था और उनका जो बयान सामने आया था उस वक्त विवादित था, इसको लेकर काफी होहल्ला हो रहा था। इसको लेकर साधु संतों ने भी एतराज जाहिर किया और अब एसआईटी को लेकर इन्होंने एतराज जाहिर किया है। सवाल उसको लेकर खड़े किए हैं। कह रहे हैं कि एसआईटी का काम जो है वो बड़े लोगों को बचाना है। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एफआईआर के बाद ही एसआईटी बनेगी। ये एसआईटी किस कानून में बनी है? किस कानून की किस धारा में बनी है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई पावर नहीं है। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है, लोगों को लीपापोती, ये पूरे मामले पे लीपापोती करने का मामला है और एसआईटी का काम केवल बड़े बड़े लोगों को बचाना है। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में महापाप हुआ है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश को इस मामले पर पलटवार किया, जवाब दिया है। अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। भाई हम ये कहें कि आपको और हमें ट्रस्टी बना दो तो क्या बना देंगे? सेंड इन ट्रस्ट एसआईटी, तो जब सेंध ही लग गई ट्रस्ट में, और फिर आप बताइए क्या नाम है, टिन्नू
बताओ, टिन्नू को इतना फेमस कर दिया, बताइए आप। हम लोग इसलिए नहीं ज्यादा कुछ कह सकते हैं क्योंकि फिर हमें सनातन विरोधी कहा जाएगा, और हम लोग तो शिव भक्त पहले से ही हैं। वो वीडियो दिखाएंगे, मंदिर निर्माण चल रहा है, कहो तो दिखाएं वीडियो उसका, गाने का, वहीं समापन होगा। अपने जमाने के भ्रष्टाचार के सारे नियम कायदे पता है। प्रभु रामलला हम सबकी आस्था के केंद्र है, और आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम में, तो आपका जो तुष्टिकरण का फार्मूला है फेल हो जाएगा। जो इसकी जनता अच्छी तरह सब समझती है। जो भी दोषी होगा इसमें बचेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर। मानहानि के एक केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माफी मांगी है। पनामा पेपर्स लीक में अपना नाम लिए जाने पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर किया था, और राहुल गांधी ने अब कहा है कि उन्होंने गलती से ले लिया था कार्तिकेय का नाम। अब इसको लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी है, उन्होंने माफी मांगी है। राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी चक्रव्यूह में घिरते दिख रहे हैं। 2018 में झाबुआ की लाल मिट्टी से राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक का जो तीर छोड़ा था, वो अब खुद उन्हीं को जख्मी कर गया। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान की ओर से दायर मानहानि केस में राहुल ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि अपने बयान पर खेद जताता हूं, गलती से कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था। बयान का संदर्भ रमन सिंह और उनके बेटे से था। गलती पता चलने पर अगले ही दिन सफाई जारी की। लगातार राजनीति में पद की गरिमा गिरा रहे हैं। ये कांग्रेस का और राहुल गांधी का दिवालियापन है। केवल और केवल झूठ फरेब की राजनीति करते हैं और अंत में अपनी ही बातों से माफी मांगते हुए दिखते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कभी डरते नहीं हैं। तथ्य होगा तो वो सच का साथ देते हैं और गलती है तो उसे स्वीकार भी करते हैं। देखिए, राहुल गांधी और शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय के बीच मामला क्या है, विस्तार से जान लीजिए। देखिए, 2018 में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, पनामा पेपर लीक में कार्तिकेय चौहान का नाम उन्होंने लिया था। कार्तिकेय चौहान के मानहानि का केस उन्होंने दायर कर दिया। कार्तिकेय ने कहा कि इस बयान से मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुंची है, और अब राहुल गांधी को इसी को लेकर माफी मांगना पड़ा है। एक और बड़ी खबर, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। 19 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं पार्टी में। बीजेपी ने यूपी के लिए संगठन की नई लिस्ट जारी की है। इसमें हर क्षेत्र और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है पार्टी की तरफ से। यूपी बीजेपी ने देखिए 8 नेताओं को महामंत्री भी इसी के साथ बनाया गया है। राजनाथ सिंह के जो दूसरे बेटे हैं नीरज सिंह, उनको भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, और सभी मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। टीम पंकज तैयार है 2027 चुनाव के लिए। यूपी बीजेपी में यह बदलाव, 19 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं यूपी में। आइए अब देखें कि टीम में बदलाव होने के बाद किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यूपी बीजेपी की नई लिस्ट में 27 ओबीसी पदाधिकारी हैं। नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष हैं, 8 महामंत्री हैं, 19 मंत्री हैं। सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पूजा पाल को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठाकुर ब्राह्मण पदाधिकारियों की संख्या कम की गई है। नई लिस्ट में ठाकुरों की संख्या 7 से घटाकर 6 की गई है। नई लिस्ट में ब्राह्मणों की संख्या 8 से घटाकर 6 की गई। संगठन में महिला पदाधिकारियों की संख्या 12 है। यूपी बीजेपी में 19 नए उपाध्यक्ष कौन कौन जान लीजिए, आपको बता देते हैं। पहला नाम है सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी है, ब्रज बहादुर हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हैं, मोहित बेनीवाल हैं, देवेश कोरी हैं, प्रियंका रावत हैं, दुर्विजय शाक्य हैं, रमेश सिंह हैं, नीरज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, अर्चना मिश्रा हैं, पूजा पाल हैं, शंकर गिरी हैं, कामेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष कृतिका अग्रवाल। अब इधर सुरेश मौर्य भी हैं, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय, आलोक गुप्ता, ये 19 नाम शामिल है उपाध्यक्ष की सूची में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई पॉलिटिकल खबर। अब जरा आगे बढ़ते हुए इस वक्त शाम 4 बजे की अपराध की दुनिया से खबर आप सभी के सामने पहुंचा देते हैं। देखिए क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबर।
भरत तिवारी एनकाउंटर के 7 दिन बाद परिवार से मिले भोजपुर एसपी, न्याय का आश्वासन दिया है। यूपी के संभल में बुलडोजर कार्रवाई, अवैध मस्जिद को जमींदोज किया गया, कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बना दिया गया। जबकि लखनऊ अग्निकांड के बाद अलीगढ़ में एडीए का बड़ा एक्शन, 2000 अवैध घरों पर बुलडोजर चलेगा। राजस्थान के अजमेर में अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, दरगाह क्षेत्र से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया। अब तक 57 घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आज की अगली खबर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर योगी ने अखिलेश यादव पर ताना मारा है। मुलायम सिंह कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ थे, कांग्रेस का साथ देना मुलायम का अपमान, सीएम कह रहे हैं। कांग्रेस की डूबती नैया का सहारा बनी समाजवादी पार्टी, विरासत को कमजोर कर रहे हैं उत्तराधिकारी। मुलायम सिंह हमेशा कांग्रेस से दूरी बनाकर रखते थे, मुलायम सिंह की विरासत भूल गई है आज की समाजवादी पार्टी। सुनिए योगी आदित्यनाथ। जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे, कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना, वे कुछ भी हो जाए वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। एक और बड़ी खबर, जिस पासपोर्ट को हम नागरिकता का सबूत मानते रहे वो महज यात्रा दस्तावेज है। विदेश मंत्रालय के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बताए कि नागरिकता का दस्तावेज कौन सा है। विपक्ष का कहना है कि विदेश मंत्रालय के बयान से नागरिकता को लेकर भ्रम बढ़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो पासपोर्ट को लेकर आपको पूरी विस्तृत रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए जरा पूरी खबर। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट महज एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये कोई नया तथ्य नहीं है, ना ही नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव किया गया है। लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस स्पष्टीकरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन, वो प्रूफ नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। ये सब लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर, लोगों को धमका के, डराकर और सहमा हुआ रखना चाहते हैं कि कभी कोई कुछ बोले तो ये फौरन कह दें कि आप सिटीजन नहीं है। पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग विषय। अगर पासपोर्ट किसी के पास है तो ये तो पहले ही 60 के दशक में ही कांग्रेस ने कहा था, उनकी सरकार ने कहा था। पासपोर्ट तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इससे आप कहीं दुनिया में सफर कर सकते हैं। तो पासपोर्ट के इस विवाद पर सरकार का क्या कुछ कहना है, जान लीजिए। सरकार के मुताबिक पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा है। पासपोर्ट कानून 1967 के सेक्शन 6(2)(1) के तहत अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो उसे पासपोर्ट से इनकार किया जा सकता है। लेकिन इसी कानून का सेक्शन 20 कहता है कि अगर जनहित में हो तो गैर नागरिक को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। पासपोर्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी ये संपत्ति है। पासपोर्ट के बैक फ्लैप पर लिखा होता है कि यह सरकार की संपत्ति है और अगर सरकार आदेश दे तो इसे सरेंडर किया जाए। कुछ और डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं जो कि जानना जरूरी है, और ये पूरा जो विवाद और हलचल है उसको लेकर इससे जुड़ी आपके सामने ये डिटेल्स हैं। देखिए, अब सवाल ये है कि जो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उनके फिर काम क्या है। जैसे वोटर आईडी कार्ड एक मतदाता के तौर पर पहचान है, अलग से नागरिकता का सबूत नहीं है। पैन कार्ड मौद्रिक लेन देन, टैक्स फाइलिंग से जुड़ा डॉक्यूमेंट्स है। राशन कार्ड सरकारी कल्याण योजनाओं के लिए एक पहचान है। बर्थ सर्टिफिकेट आपकी जन्मतिथि, जन्म की जगह का प्रमाण है। आधार कार्ड भी आपकी पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता की पहचान का नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग भी कह चुके हैं। पिछले साल गृह मंत्रालय ने कहा है
कि नागरिकता कानून 1955 से नागरिकता की पहचान, ऐसे में इस मामले को लेकर ग्रे एरिया दिख रहा है। लेकिन ये मामला जो है वो तूल भी पकड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है और सरकार अपनी तरफ से बात कह रही है। तो पासपोर्ट के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर लगातार अटैक मोड में है। विपक्ष का कहना है कि पासपोर्ट को लेकर सरकार के बयान से भ्रम पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में सरकार नागरिकता के लिए विश्वसनीय डॉक्यूमेंट्स की सूची बताए। नागरिकता के प्रमाण पर स्पष्टता जरूरी है। सरकार बताए कौन सा दस्तावेज नागरिकता साबित करेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ स्टंट को लेकर 4 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। तो बता दें कि मुहर्रम के जुलूस विवादित नारे वहां लगाए गए, कार में बनावटी ब्लास्ट किया गया, 40 फीट ऊपर कार लटकाकर विस्फोट इसमें किया गया, क्रेन से कार लटकाकर विस्फोट किया गया। ये जो आप देख रहे लाल घेरे में एरो मार्क में, एक बार सुनवा भी देते हैं, धमाका सुन रहे। देखिए जब कार ऊपर 40 फीट क्रेन की मदद से ऊपर लेकर जा रहे तो वहां पर झंडा भी लहराया जा रहा था। ये देखिए अब झंडे पर वो क्या लिखा है वो अब पड़ताल की बात है, लेकिन ये धमाका किया गया। पुलिस प्रशासन सरकार इसको लेकर बहुत सख्त एक्शन ले रही है। अभी तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए, बहुत लोग अभी रडार पर हैं। तो धमाके से पहले वैन पर उस पर क्या लिखा था ये बता देते हैं। उस पर लिखा था लो फिर आ गए, लो फिर आ गए। अब ये किस सेंस में लिखा है इसकी अब जांच चल रही है। ये घटना उज्जैन के बड़नगर में 24 जून की रात की बताई जा रही है। बड़नगर के अड़ान मोहल्ले से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे और इसमें विस्फोट किया गया। सुनवाइए जरा। तो लो फिर आ गए और फिर विस्फोट, लेकिन अब सरकार और पुलिस भी कह रहे हैं लो हम यहीं पर थे, हम फिर से आ गए और अभी तक 4 लोग पकड़ लिए गए। ये देखिए जो लिखा हुआ था लो फिर आ गए। पुलिस ने अपने एक्शन से कह दिया है हम फिर नहीं, हम यहीं पर हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। 4 लोग गिरफ्त में आए हैं अभी तक और अभी भी इसको लेकर जांच चल रही है। अगली खबर पुणे से, क्योंकि पुणे में केतन हत्याकांड को लेकर पुलिस सिया और केतन से लगातार पूछताछ करने में लगी हुई है। इस बीच दोनों का एक वीडियो भी सामने आया है। देखिए पुणे मर्डर केस में नया वीडियो आया। कैफे में बैठे दिखे सिया और चेतन। कैफे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या के एक दिन पहले का यह वीडियो है। इसी कैफे में साजिश रचने का आरोप लग रहा है। यह तस्वीर देखिए। लोहागढ़ के किले में खाई में फेंककर केतन की जान लेने वाली सिया और उसके प्रेमी चेतन से रात भर पूछताछ होती रही। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सिया और चेतन को आमने सामने भी बिठाया गया। पुलिस ने चेतन के उस कर्मचारी को भी दबोच लिया है जिसके फोन का मर्डर वाले दिन चेतन इस्तेमाल कर रहा था। चेतन के चाचा ने भी माना कि वो नीरज का फोन लेकर गया था। उस दिन उसका फोन लेके गया था वो, क्योंकि कस्टमर का फोन आता रहता है दुकान पे। तो उस दिन वो मैं बाहर जा रहा हूँ तो उसका फोन इधर लेके गया और उसका लेके गया। इस बीच एनडीटीवी से खास बातचीत में केतन के पिता ने आरोपियों को सजाए मौत देने की मांग की है। और मैं इतना सोचता हूँ कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए ताकि इसके आगे ऐसा कोई किस्सा ना हो, कोई ये करने का नहीं सोचे, किसी बेटे को मारने का ना सोचे। केतन के परिजनों ने सिया के रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि सिया की बुआ और फूफा ने रिश्ता कराया और परिवार ने सिया के अफेयर को छिपाया। देखिए पुणे के केतन हत्याकांड पर एक और बड़ा अपडेट आपको कर दें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है इस पूरे मामले को लेकर और पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। पुलिस उचित जांच करे, ये एनसीडब्ल्यू का कहना है। तो मृतक केतन अग्रवाल के चाचा कुलदीप अग्रवाल ने बताया है कि सिया हर बात पर जिद करती थी और 3 पर केतन को लोहगढ़ किले लेकर गई। आपको बता दें रिश्ता सिया की मर्जी से हुआ था और उसके बाद चेतन से अफेयर हुआ और सिया के माता पिता ने यह बात भी छुपाई और उनका बेटा इस दुनिया से चला गया, उसकी हत्या कर दी। लड़के को दिखाया 12-13 फरवरी को, अच्छी तरह बातचीत की
लड़के ने लड़की को पहले देखा, उन्होंने हाँ किया, फिर हमारे लड़के ने लड़की को देखा, काफी देर दोनों से बात हुई, बात राजी खुशी बहुत बढ़िया तरह से हुआ। 3 बार लड़की जिद करने लग गई कि लोहगढ़ जाना, लोहगढ़ जाना, लोहगढ़ जाना। अभी लोहगढ़ क्या है? सिर्फ 5 मिनट रोक के वो बाजू बैठ गई। सारी दुनिया रो रही है वहां पे, जो रेस्क्यू वाले भी परेशान है, आजू बाजू वाले भी लोग रो रहे। वो बच्चा, इतना छोटा बच्चा 25 साल का गुजरता है और वो 5 मिनट में नॉर्मल हो गए। कोई जबरदस्ती नहीं थी। मेरा यही कहना है कि उनके माताजी पिताजी को जब ये मालूम था लड़के का कुछ अफेयर था 1.5 साल से, जो भी था, सुनने की बातें काफी अफेयर था, उनको मालूम था, तो उन्होंने हमारे पल्ले नहीं करना चाहिए था। देखिए, केतन के पिता और चाचा से बातचीत करने के बाद सिया की आदतों और हरकतों के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। केतन के परिजनों के मुताबिक अब सिया ने ही केतन को चुना था, सिया ने ही शादी के लिए हामी भरी थी, सिया के स्वभाव के बारे में कम जानकारी थी, सिया के परिजनों ने गुमराह किया, अपनी बात मनवाने की जिद करती थी। केतन ने बताया था कि जिद्दी है सिया और अब अंततः दुनिया से उसको रुखसत कर दिया गया, हत्या कर दी। एनडीटीवी संवाददाता सुजाता ने लोहगढ़ किले में तैनात गार्ड से बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले सिया इसी गार्ड के पास मदद मांगने पहुंची। सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट पर था, ठीक है, यहाँ से बहुत दूर है वो। फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज आया, फिर इधर मैं भाग कर आया, इधर भाग कर आया। फिर वो लड़की बोली कि यहाँ से सिया ने क्या बोला आपको? सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए, फिर मैं उस टाइम इधर आ गया। फिर उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया। ठीक है। फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया, फिर पुलिस आई, फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, कितना समय लगा पुलिस को आने में? पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगाए, पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है। ठीक है। और पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं, जल्दी नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है? वो सिर्फ हेल्प कर रही थी। फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दिल्ली से जुड़ी, क्योंकि दिल्ली में ओ जोन में पड़ने वाले इलाकों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है और यमुना बाजार में कई घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। देखिए, उधर उत्तर प्रदेश के संबल में भी बुलडोजर गरजा है। आज दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर चला। ओजोन एरिया में 311 मकान ध्वस्त किए गए हैं। तस्वीर भी आपके साथ साथ रख रहे हैं। 1100 लोग खुले आसमान के नीचे हैं। संबल की एक मस्जिद पर भी बुलडोजर चला है। वहां कब्रिस्तान की जमीन पर यह मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के संबल में बुलडोजर एक्शन। यमुना बाजार के 32 घाटों पर बुलडोजर भी चल रहा है और लोग खुद अपने हाथों से अपना आशियाना गिरा रहे हैं। 311 मकानों को जब तोड़ने का काम शुरू हुआ तो इलाके में खलबली मच गई और पिछले 30 साल का ठिकाना देखते ही देखते उजड़ गया। यहाँ 40 साल से रह रहे थे। 40 साल से? और हाँ। तो अब कहाँ जाएंगे? सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं हमारे सबके। इतनी जुगी मक्का इतना बेहतरीन दिन से रह रहे थे, जब तो नहीं था उनका। हमारे करने के मतलब वो पहचान पता नहीं बन पाता, बिजली बिल मीटर नहीं लगवाता। जीरो जोन के दायरे में आने वाले यमुना बाजार को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके बाद 1100 परिवार खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं। जिनके घर उजड़ गए उनका दावा है कि उन्हें इससे पहले कई नोटिस दिए गए, लेकिन हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें यहां रहने की इजाजत दी गई, लेकिन अचानक उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि फिलहाल उन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट करने की बात की गई है। तो दिल्ली के यमुना बाजार में रहने वाले लोगों के कुछ सवाल भी हैं इसके साथ, उनको भी सुनना जरूरी है। आपको हम दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। 30-35 साल बाद में
अब फिर से इन मकानों को ये कहकर तोड़ा जा रहा है कि ये बिल्कुल यमुना के किनारे हैं। ये देखिए, ये यमुना जो नदी है वो दिखाई दे रही है। ये यमुना बाज़ार का इलाका है और यहाँ पर यमुना के किनारे ये सारे जो मकान हैं वो अब देखिए लोग खुद ही तोड़ रहे हैं। यहाँ 40 साल से रह रहे थे। 40 साल से? और हाँ। तो अब कहाँ जाएंगे? सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं हमारे सबके। इतनी झुग्गी मक्का इतना इतने दिन से रह रहे थे, जब तो नहीं था उनका। हमारे करने के मतलब वो पहचान पत्र नहीं बनवाता, बिजली बिल मीटर नहीं लगवाता, राशन कार्ड नहीं बनवाता, सब कुछ बना के पहचान पत्र नहीं बनवाते। क्यों ये सब बनवा दिए, क्यों व्यवस्था कर दिए? यही लिए जब वोट लेने था तो दौड़ के आते थे वोट लेने। दिल्ली के अलावा बीती रात उत्तर प्रदेश के संभल में भी बुलडोजर एक्शन देखा गया। यहां कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके एक मस्जिद बना दी गई थी। संभल के कसेरुआ गांव के इस मस्जिद के बचे हुए हिस्से को कल रात ढहा दिया गया और अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि मस्जिद गिराने का विरोध शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने रात के अंधेरे में इसके बचे हुए हिस्से को गिरा दिया। हैरानी इस बात की है कि मुस्तफा कादरी मस्जिद की बुनियाद कब्रिस्तान की जमीन पर खड़ी की गई थी। संभल में जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी उस पर जो कादरी मुस्तफ़ा मस्जिद बना ली गई थी और उस पर जो प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर ज़मीन दोस्त किया गया, यानी कि इस मस्जिद पर तीसरी बार बुलडोजर चलाया गया। और हालांकि बुलडोजर एक्शन की वजह से उनके घरों में भी दरारें आ गईं जो मस्जिद के आसपास थी। कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की 120 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसी साल 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया गया था। आपातकाल के 51वीं बरसी पर आज भारतीय जनता पार्टी मना रही है संविधान हत्या दिवस। देखिए, पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जहां लखनऊ में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला है। सीएम योगी ने यह कहा, कांग्रेस ने नागरिकों को अधिकार छीन लिए। कांग्रेस के युवराज संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं, लेकिन इसी कांग्रेस ने 1975 में संविधान का गला घोंटा था। 4 तस्वीरें। ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को छूने बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया था और अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस ने उस समय के नौजवानों की आवाज को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की आवाज को, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की आवाज को दबाने की भी कुत्सित चेष्टा की थी। बहनों और भाइयों, संविधान का प्रियम्बल संविधान की आत्मा कही जाती है। जब देश के अंदर लोकतंत्र सस्पेंड किया गया था, न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर दिया गया था, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब रात के अंधेरे में भारत के संविधान के प्रियम्बल को भी बदल दिया गया। ऐसी क्या आवश्यकता थी? इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर एक्स पर उन्होंने लिखा है, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन। प्रधानमंत्री मोदी। अगली खबर,
एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल से जुड़े अध्याय पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। देखिए, एनसीईआरटी ने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। 9वीं कक्षा में पढ़ाई जाएगी इमरजेंसी। 50 साल में पहली बार शामिल हुआ इमरजेंसी का चैप्टर। सोशल साइंस की नई किताब में शामिल हुआ यह चैप्टर। नई किताब का नाम अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। चैप्टर में इमरजेंसी को लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती बताया गया है। इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, खासकर कांग्रेस। देखिए, एनसीईआरटी की नई किताब में पहली बार आपातकाल का अध्याय यानी इमरजेंसी का अध्याय है। कक्षा 9 की नई सोशल साइंस किताब में आपातकाल का अध्याय है। अब पहली बार 9वीं के छात्रों को यह पढ़ाया जाएगा। 1975 का आपातकाल। किताब में बताया गया है कि इंदिरा गांधी की सलाह पर लागू हुआ था आपातकाल यानी इमरजेंसी। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर बताया गया। इस किताब में लिखा कि आपातकाल क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। किताब में इमरजेंसी की पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया गया है। जेपी आंदोलन, राजनीतिक अस्थिरता की भी चर्चा इसमें की गई है और इस किताब में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को शामिल किया गया है। इंदिरा गांधी के चुनाव अमान्य घोषित करने का भी इसमें जिक्र है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर, एनसीईआरटी किताब पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को भय सता रहा है। पायलट के मुताबिक आज ज्यादा आपातकाल है, ये सचिन पायलट कह रहे हैं। ये मैंने कि इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली। जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ।